नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद आज बारी है राजस्थान की जानने की, कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री राजस्थान का। तमाम नामों की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन आज इसमें से कुछ एक चंद नाम जो है उभर कर सामने आ रहे हैं जिनकी बहुत जोर शोर से चर्चा चल रही है। इसमें सबसे प्रमुख नाम अनीता भदेल, जो 5 बार की विधायक हैं, उनका नाम चल रहा है। हालांकि कल मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मोहन यादव का नाम सामने आया, ऐसे में हर कोई यही कह रहा है कि हो तो कुछ भी सकता है, और जानने वाले भी केवल मोदी जी ही हैं कि किस नाम पर आखिर मोहर लगी है, किस नाम को लेकर के पर्यवेक्षक जयपुर पहुंचे होंगे। लेकिन जयपुर में फिलहाल आपको बता दें, बीजेपी दफ्तर के अंदर सारे विधायकों का पहुंचना शुरू है और 1 बजे तक सभी विधायकों को वहां पर पहुंच जाना था। शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी और उसमें कल की तरीके से नाम निकल करके सामने आएगा। राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री वो मुख्य पर्यवेक्षक हैं और जयपुर वो पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में वो बीजेपी के कार्यालय में आपको दिखाई देंगे, जहां पर सारे विधायक एक एक करके पहुंच रहे हैं। हर विधायक से हम राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके दिल में कौन सा नाम है। लेकिन बड़ा सख्त निर्देश है इस बार कल की तरीके से विधायकों को कि किसी के नाम की चर्चा न करें, किसी एक नेता के नाम को आगे ना बढ़ाएं। और कल मोहन यादव का नाम जिस तरीके से बिल्कुल एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर सामने आया, आज शायद विधायकों को भी ये लग रहा हो कि नाम नंबर तो किसी का भी लग सकता है, लेकिन पृष्ठभूमि बड़ी महत्वपूर्ण है। आप छत्तीसगढ़ को देखें और मध्य प्रदेश को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ है कि खांटी भाजपाई होना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सबसे बड़ा आप कह सकते हैं पोर्टफोलियो के अंदर जिसके नंबर हैं वो फैक्टर होगा। संघ की पृष्ठभूमि होनी चाहिए। पिछले दोनों नामों में हमने यही देखा है। तो इन दोनों पैमानों पर अगर देखें तो राजस्थान में अगर कोई ऐसा नाम है तो उसमें कुछ एक नामों की चर्चा जोरों पर है। मैंने एक नाम आपको बताया, अनीता भदेल, जिनका नाम चल रहा है। आपको हम जयपुर लेकर चलेंगे। हमारे मेहमान कहानी कुर्सी की में जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, आरती टीकू सिंह जी हमारे साथ हैं। स्वागत है हर्षवर्धन जी, आरती जी। और समीर चौगांवकर साहब, समीर जी स्वागत है आपका। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी इस वक्त हमारे साथ है। अब देखिए, दर्शक ये सोच रहे होंगे कि कल जो नाम आया मोहन यादव का, उसके बाद आज अचानक से एक ऐसा नाम अनीता भदेल, जिनके बारे में जयपुर के बाहर, राजस्थान के बाहर लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, इनके नाम की इतनी चर्चा क्यों हो रही है देवेंद्र? और सौरभ, सबसे बड़ी वजह आप यही कह सकते हैं कि एक तो मध्य प्रदेश का पैटर्न, और दूसरी चीज़ कि राजस्थान में जो सर्कमस्टांसेज हैं और जो क्राइटेरिया है, इन खांचों के आधार पर देखें तो वो एक अच्छा नाम समझ में आ रहा है। उस नाम को आप सीधे सीधे किसी भी आधार पर खारिज नहीं कर सकते। इतना कहा जा सकता है कि अगर आपसे कोई कहे कि अनीता भदेल मुख्यमंत्री हो सकती है, तो बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जिसको आप 2 टुक शब्दों में मना कर सकते हैं बिना फैक्ट्स जाने भी कि ये नहीं हो सकता। अनीता भदेल के केस में वैसा नहीं है। राजस्थान में बीजेपी ने पिछले 5 सालों में लगातार ये नैरेटिव चलाया है कि महिलाओं के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, और अशोक गहलोत की सरकार उसको लेकर संवेदनशील नहीं है। वहाँ पर एक महिला क्राइटेरिया सीधे सीधे समझ में आता है। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कहते ही हैं कि महिला उनके लिए एक जाति है, तो उस खांचे में भी फिट बैठती हैं। बाकी दोनों राज्यों में कोई महिला नहीं है। तीसरी चीज़ कि प्रधानमंत्री मोदी का भी आपने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने इस नैरेटिव को आगे बढ़ाया था कि जो कांग्रेस के नेता ने कहा था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, तो वो एक बड़ा इशू था और वहाँ पर वुमेन सेंट्रिक पॉलिटिक्स का मैसेज देने की कोशिश की जा सकती है। चौथी चीज़ कि आपको संगठन के व्यक्ति को लेना है, वो दिख रहा है। मध्य प्रदेश की बात कर लें या छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो राजस्थान में अनीता भदेल उस क्राइटेरिया पे भी फिट बैठती हैं। शुरू में वो सेवा भारती में उन्होंने पठन पाठन भी किया है, पहले पार्षद बनी, फिर 1 साल के अंदर मेयर, उसके बाद बार बार चुनाव जीतते रही हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया उनके नाम पर ऐतराज़ भी नहीं करेंगी। तो इन सारे पैरामीटर्स के आधार पर देखें तो आपको एक अच्छा नाम समझ में आएगा। शेड्यूल कास्ट की कोली कम्युनिटी की हैं, वो भी एक फैक्टर है कि गुजरात में भी हम सभी जानते हैं कि रामनाथ कोविंद को जब राष्ट्रपति बनाया गया था तो किस प्रकार से उस मसले को लेकर वहाँ पर चर्चा हुई थी। तो सारे पैरामीटर्स के आधार पर फिट हैं। बस एक पैरामीटर है कि नहीं, पीएम मोदी के मन में क्या वो थी, वही पैरामीटर सबसे असली है, उसके बारे में जानकारी। डिस्क्लेमर तो चलाते रहना चाहिए ना इनसे कि हो कोई भी सकता है। पूरे दावे के साथ, जोर शोर के साथ पहला लाइन यही होना चाहिए कि हो कोई भी सकता है, उसके बाद आप अपनी बातचीत करें। और सर, जब हम लोग इस बात को कह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जर्नलिस्ट इस बात को कह रहे हैं, नेता भी इसी बात को कह रहे हैं, और वो बड़े नेताओं की बात मैं कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में आधे घंटे पहले तक बड़े नेताओं को भी जानकारी नहीं थी कि मोहन यादव हो जाएंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। वही कंडीशन राजस्थान में भी दिखेगा। पता तो ये चल रहा है कि कल जब मोहन यादव का नाम अनाउंस हुआ तो थोड़ी देर के लिए तो सन्नाटा हो गया पूरा हॉल के अंदर। शायद मोहन यादव को भी कुछ एक सेकंड लगे हो समझने में कि मुझे बुला रहे हैं। बिल्कुल सर, और बाकायदा उन्होंने इस बात को बताया भी कि मैं तो पीछे बैठा हुआ था। जब तस्वीर ली जा रही थी तो सबकी नजरें टिकी हुई थी कि फ्रंट रो में कौन बैठा है, किसके करीब कौन बैठा है, वो पीछे खड़े थे।
सिटिंग अरेंजमेंट में भी चौथे या पांचवें रो में थे और नाम जब अनाउंसमेंट हुआ तो समझा जा सकता है कि जो अनुभव भूपेंद्र पटेल को हुआ, जो तीरथ सिंह रावत को हुआ, जो पुष्कर सिंह धामी को हुआ, वही अनुभव मोहन यादव को भी हुआ। चलिए अच्छा सर, आप जयपुर चलते हैं और वहां पर क्या हलचल है ये दर्शकों को एक बार हम दिखा दें। बीजेपी कार्यालय में मनीष भट्टाचार्य वहां पर मौजूद हैं। मनीष, आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि लगभग सभी विधायक वहां पहुंच गए हैं। इस वक्त ये बताइए जरा अपडेट क्या है, क्या देख रहे हैं? जी हाँ, देखिए 25 से 30 विधायक अभी पहुंचे हैं। अभी आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस लगा दी गई है, क्योंकि एक के बाद एक देखिए विधायक यहाँ पर आ रहे हैं। ये देखिए एक नए विधायक यहाँ पर आए हुए हैं। अब आप देखिए इनको सीधे यहाँ पर अब कार्यालय के अंदर भेजा जा रहा है, क्योंकि इनको समय दिया गया था कि यहाँ पर जल्द से जल्द पहुंचे। अब पूरा मीडिया घेर ले रहा है। सब सवाल यही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब देखिए इनसे भी यही सवाल पूछा जाएगा। मैं दौड़ में नहीं हूँ मेरे भाई। क्या लगता है कौन? मैं दौड़ में नहीं हूँ, पार्टी जो भी निर्णय करेगी उसके साथ हूँ। अब आप स्थिति देखिए, यही हाल है बीजेपी कार्यालय के बाहर। हर कोई विधायक आ रहा है, वो पहले तो ये सफाई दे रहा है कि मैं तो दौड़ में नहीं हूँ, कोई भी हो सकता है विधायक। लेकिन जितने भी विधायक यहाँ पर आ रहे हैं सब एक के बाद एक उनको यहाँ सीधे अंदर लेके जाया जा रहा है। गोपाल शर्मा देखिए नए विधायक, कुछ देर पहले वसुंधरा राजे से मुलाकात करके आए थे और अब यहाँ पर कार्यालय में आए। तो लगभग 30-40 विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। 1:30 बजे तक के चूंकि समय दिया गया था इन विधायकों को। लेकिन स्थिति बहुत अजीब सी है। जितने विधायक है वो पहले ही हाथ जोड़ के बाहर आ रहे, कह रहे कि मैं तो भाई रेस में नहीं है, मुझसे ये सवाल ना पूछो। तो नाम पर अटकलें बहुत सारी लगाई जा रही हैं। मनीष, इनको तो अब ये कहना चाहिए कि सब दौड़ में है। तेजी से हलचल है और अभी हाँ बिल्कुल कहना यही चाहिए, क्योंकि जोगेश्वर गर्ग ने तो बोल भी दिया है कि 115 विधायक आएंगे, 115 में से कोई भी बन सकता है। ये नए दौर की भाजपा है, तो इसलिए स्पेकुलेशन मत लगाइए। कोई भी बीजेपी का विधायक बन सकता है, क्योंकि जो मैसेज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से दिया गया है। अभी निगाहें कैमरे की सिर्फ वसुंधरा राजे को ढूंढ रही हैं कि वसुंधरा राजे कब कार्यालय में पहुंचेंगी। उनके साथ के विधायक तो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और 1:30 बजे तक के सभी विधायकों को पहुंचना भी है, क्योंकि पर्यवेक्षक 4 बजे आके सीधे विधायक दल की बैठक स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले संगठन के जो लोग हैं उनसे बातचीत होगी विधायकों की और उनसे औपचारिकताएं निभाई जाएंगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होना है। सभी विधायक उनका एक रजिस्ट्रेशन के बाद ही अंदर जा रहे हैं। तो एक के बाद एक विधायकों का आने का सिलसिला शुरू है। लेकिन जिन नामों पर हम खास तौर पर चर्चा कर रहे थे कि जो ये नाम हो सकते हैं मुख्यमंत्री के, उसमें अनीता बदेल हो या दिया कुमारी हो या अन्य कोई हो, वो फिलहाल अभी तक नहीं आए हैं। तमाम विधायक लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। आप देखिए अब ये भी विधायक नए विधायक हैं जो वो समय से पहले ही आ चुके हैं सारे, और इनको तमाम जितने विधायक आ रहे हैं सवाल यही पूछा जा रहा है, चर्चा किस बात की है, क्या मुख्यमंत्री महिला होने वाली है, क्या एससी की होगी या राजपूत होंगी, या आपको क्या लग रहा है कि कोई इंडिकेशन ऐसा मिला है कि भाई इस नाम पर खास तरजीह दी जाए। तो इस तरीके की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन अब थोड़ी ही देर बाद जब पर्यवेक्षक आएंगे तब उसके बाद तस्वीर बहुत हद तक के साफ हो जाएगी। जी ठीक मनीष, लौटते हैं फिर आपके पास हम। हर्षवर्धन जी, आज मैं सोच रहा हूँ पूछूं कि ना पूछूं, कौन सा नाम आगे चल रहा है, लिस्ट में कौन कौन है, फिर भी अगर आप बताना चाहें। नहीं देखिए, ऐसा है, नरेंद्र मोदी से इसलिए भी सीखें क्योंकि हम लोग उनके समय में पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके समय में राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं। अब वो चुनाव हार जाते हैं तो क्या चुनाव लड़ना छोड़ देते हैं? कितना चुनाव हारे नरेंद्र मोदी, तो छोड़ते तो है नहीं। तो हम लोग भी कर रहे हैं पत्रकारिता, तो नरेंद्र मोदी जी अपने लिहाज से करें, हम लोग अपने लिहाज से करेंगे। एक तो ये कि मुझे ये नहीं लगता कि ये नाम किसी को पता नहीं होता। मैं इस थ्योरी से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और मेरी जो अब समझ और ठीक से बन रही है, ये सामूहिक निर्णय और नेतृत्व है, लेकिन इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका बहुत बड़ी है। ये जिन लोगों को नाम पता होता है उनसे आज तक कोई कुछ जान नहीं पाया, तो आज भी जान पाएगा, ये असंभव है। जब आप राजनीतिक लोगों के बीच में वो चर्चा करते हैं तब वो नाम किसी पत्रकार को पता चलते हैं। लेकिन संघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक शीर्ष नेतृत्व ने बहुत अच्छे से रणनीतिक तौर पर इन नामों को तय किया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय हो या यहाँ मोहन यादव हो। अब सवाल यह है कि क्या राजस्थान में कोई चौंकाने वाला नाम हमें लगेगा? तो मुझे आज भी लगता है, और हम सब लोग जिसको नाम को कहते हैं, कल से सूची बड़ी लंबी हो गई। मुझे सुबह से 5 नाम लोगों ने भेज दिया कि वासुदेव देवनानी भी हो सकते हैं, अनीता बदेल भी हो सकती हैं, श्रीचंद कृपलानी हो सकते हैं, बाबू सिंह राठौड़ हो सकते हैं। तो हमने कहा पूरे नाम ले डालो। लेकिन मुझे लगता है कि एक तो ये कि कोई न कोई सवर्ण महिला यहाँ मुख्यमंत्री बन सकती है, ये मुझे पक्के तौर पर लगता है। और उसमें दिया कुमारी का नाम आज भी मुझे लगता है कि सबसे मजबूत है। 2013 में जब दिया कुमारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी,
2 लाख से अधिक लोगों की रैली की थी, तो उसमें एक तरह से मुख्य जो अतिथि थे वो राजनाथ सिंह भले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन वो थे नरेंद्र मोदी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से उनकी ग्रूमिंग की गई है, वो भले ही उस तरह का बैकग्राउंड उनका नहीं है, दिया कुमारी कोई विद्यार्थी परिषद या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं आती हैं, लेकिन जिस तरह का राजनीतिक वातावरण राजस्थान में है उसमें उनके पक्ष में वो बात जाती है। और अगर वो नहीं बनेंगी तो हो सकता है कि सीपी जोशी का भाग्य खुल जाए। अच्छा, चले, 2 नामों की आपने बात की है। इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनको सुनना बहुत दिलचस्प होगा कि वो क्या कहना चाहते हैं कल जो मोहन यादव का नाम सामने आया उसके बाद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उनको पूरा करेगी, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगी और प्रगति और विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं सदैव उनको सहयोग करता रहूंगा, लेकिन आज मेरे मन में एक संतोष का भाव है। 2003 में उमा जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उसी सरकार का नेतृत्व मैंने उमा जी तिरंगा यात्रा और तिरंगा वाला जो हमारा उनका प्रकरण था, उसके बाद उन्होंने पद छोड़ा था और फिर श्रीमान गौर साहब के नेतृत्व में सरकार चली, फिर मैंने सरकार संभाली। उमा जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के परिश्रम से वो सरकार बनी थी। 2008 में हम फिर सरकार वापस लेके आ पाए जनता के आशीर्वाद से। 2013 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनी। 2018 में वोट हमें ज्यादा मिले, लेकिन सीटों के गणित में हम पिछड़ गए थे। लेकिन बाद में फिर हमने सरकार बनाई और आज जब मैं यहां से विदाई ले रहा हूं तो मुझे इस बात का संतोष है कि 2023 में फिर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मेरा मन आनंद और संतोष से भरा हुआ है। लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी लोकप्रियता के कारण और केंद्र और राज्य की भी कल्याणकारी योजनाओं के कारण, जिसमें लाडली बहना का भी योगदान जबरदस्त है, ये सरकार बनी। लेकिन मेरे मन में संतोष है कि सरकार, भारी बहुमत वाली सरकार, जिसको 48.55% वोट मिले, अब तक के सबसे ज्यादा, वो सरकार बना के मैं जाऊंगा। और मुझे इस बात का भी संतोष है कि जब मध्य प्रदेश हमें मिला था विरासत में, तो एक पिछड़ा और बीमारू मध्य प्रदेश मिला था। एक लंबा सफर हमने विकास और प्रगति का तय किया और इन वर्षों में मैंने, मुझ में जितनी क्षमता थी, मुझ में जितना सामर्थ्य था, मैंने पूरा झोंक के अपने प्रदेश के लिए और जनता के कल्याण के लिए काम करने की कोशिश की। मैं अपनी क्षमताओं को अनंत नहीं मानता, लेकिन जितनी भी थी मुझ में, मैंने पूरी प्रामाणिकता, पूरी ईमानदारी, पूरे परिश्रम के साथ प्रदेश का विकास और अपने प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण हो, इसमें अपने आप को झोंका।
गड्ढों वाली सड़कों से शानदार हाईवे वाले सड़कों का प्रदेश मध्य प्रदेश बन गया। अंधेरों के घेरों से निकाल के उजालों की नई दुनिया में हम मध्य प्रदेश को लेके आए। कृषि के क्षेत्र में चमत्कार हुआ है, आप सब जानते हैं, मैं नहीं विशेषज्ञ कहते हैं। 159 लाख मीट्रिक टन से उत्पादन बढ़ के 619 लाख मीट्रिक टन हुआ। एग्रीकल्चर ग्रोथ मध्य प्रदेश की चमत्कृत करने वाली है और वही मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति का फिर बड़ा कारण बनी। 11,000 रुपया पर कैपिटा इनकम से हम 1,40,000 रुपया तक लेके आ पाए। 71,000 करोड़ की जीएसडीपी को हम बढ़ा के आज 14 लाख करोड़ के पार ले गए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट भी हमारी 24% पहुंच गई। और सामान्य शब्दों में अगर मैं सोचता हूं तो भट्ट सुअर से हमारा सफर यहां शुरू हुआ था, उससे मेट्रो ट्रेन तक का सफर हमने तय किया। टपरे वाली आईटीआई से हम ग्लोबल स्किल पार्क तक पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान अपनी सरकार के जितना वक्त वो मुख्यमंत्री रहे, 16.5-17 बरस, उसमें जो काम है वो बता रहे हैं और प्रदेश को वो कहां से कहां लेकर के आए। और दरअसल ये वो बातें वो कह रहे हैं जो पिछले एक हफ्ते से कहना तो बहुत चाह रहे होंगे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस वक्त अगर वो ये कहते तो सीधे सीधे ये मैसेज जाता कि भाई वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैंने जीत दिलाई। लेकिन आज जिस तरीके से 2003 में उमा भारती जी की सरकार जो बनकर के आई थी 2000 के दशक में, उसको उन्होंने क्रेडिट दिया और वहां से उन्होंने बताया कि उसके बाद लगातार सरकार आती रही जब वो मुख्यमंत्री थे। तो चलिए, आज जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो ठीक है, अब शिवराज सिंह चौहान ये तो बताएंगे कि भाई मैंने प्रदेश के लिए क्या क्या किया। देवेंद्र, बिल्कुल सौरभ, और ये बनता है क्योंकि उपलब्धियों के हिसाब से आप देखें तो ट्रैक रिकॉर्ड वाकई बहुत शानदार है। जिस कंडीशन में, जिस आर्थिक हालात में, या कृषि की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, जैसे में उनको प्रदेश मिला था और आज जहाँ पर मध्य प्रदेश है, निश्चित तौर पर उनके पास तमाम ऐसे कारण हैं जिसके आधार पर वो गर्व कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पे हमने बहुत शानदार काम किया है। और सौरभ, हम लोग सभी जानते हैं कि चुनाव के नतीजों के बाद वो पुरजोर कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से उनको मुख्यमंत्री की कमान मिले। अब जब नहीं मिला तो वो ये मैसेज ज़रूर देंगे कि उनकी पॉपुलैरिटी में कमी नहीं थी, उनके परफॉर्मेंस में कमी नहीं थी, पार्टी का फैसला था इसलिए बदला गया है। तो राजनीति में ये पोस्टरिंग बहुत ज़रूरी होती है ताकि आप अपनी छवि को उसी रूप में बनाए रख सकें। बोलचाल की भाषा में इसको कहते हैं ना कि बाजार बनाए रखना, तो उस लिहाज से ये बहुत ज़रूरी था कि माहौल आप बनाए हुए हैं और उन सारी चीज़ों और सब लोगों को देखिए ये भी लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को जल्द कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अब वो संगठन में होगी या केंद्र की सरकार में होगी कैसे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जैसे कद के नेता को, एक ओबीसी इतना बड़ा चेहरा बीजेपी के पास है, क्यों बीजेपी चाहेगी कि उनको इग्नोर किया जाए? उनकी जो भी राजनीतिक क्षमताएं हैं उनका लाभ पार्टी जरूर लेना चाहेगी। आरती जी। बिल्कुल सौरभ, देखिए सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है कि शिवराज सिंह चौहान ने विनम्रता के साथ जिस तरह से संगठन और प्रधानमंत्री अमित शाह जी का फैसला सर आंखों पे उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और जिस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ, मोहन यादव जिनको कोई नहीं जानता था, बहुत छोटे हैं उम्र में भी उनसे, और बहुत ही आसानी के साथ, अगर आप इसी तरह से आप विपक्ष को देखें, कांग्रेस पार्टी को देखें, आपको याद होगा कि राजस्थान में कितना बवाल मचा हुआ था जब गहलोत जी को सरकार दी गई थी, कितना ज़्यादा उनके यहाँ कॉन्फ्लिक्ट था। यहाँ पे जो समझ आता है कि शिवराज सिंह चौहान ने बड़प्पन दिखाया और इसके बावजूद कि उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से मध्य प्रदेश में जीत के दिखाया, उनके साथ सारी जनता थी, उसके बाद भी उन्होंने बहुत आसानी के साथ अपनी कुर्सी छोड़ी। तो ये इनको ज़रूर इस बात का रिवॉर्ड मिलेगा, संगठन ज़रूर इस बात का रिवॉर्ड देगा, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है नेशनल लेवल पे शिवराज सिंह चौहान अपनी जगह अपना सिर्फ पार्टी में ही नहीं और सिर्फ सरकार में ही नहीं, पूरे देश में उन्होंने अपनी एक जगह बना ली, ये इस तरह का जेस्चर देके।
उनकी छवि के नेता बड़े कम है जैसी उनकी इमेज है। देखिए वैसे जो आप ट्रांजिशन ऑफ पावर की आप बात कर रही थी, सत्ता जैसे उनके हाथ से निकल के मोहन यादव के हाथ में गई है, ये कल तो ये पता चला, वैसे नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जब मोहन यादव का नाम आया तो एक सीनियर लीडर ने इस पर कुछ टिप्पणी की और फिर उनको ये बताया गया कि ये तो नाम दिल्ली से पहुंचा है तो इस पर यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता, ये फैसला हो चुका है। तो महसूस तो हर कोई करता हो सकता है, बड़े नेताओं को खली होगी बात ये। समीर जी बिल्कुल निश्चित रूप से जो कई सांसद यहाँ से विधायक बनकर गए थे या प्रदेश में भी जो ऐसे विधायक थे जो 5-5, 6-6, 7-7 बार के विधायक थे और जिन्हें लग रहा था कि इस बार उनकी लॉटरी लग सकती है और मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मुझे लग रहा है उन्हें जरूर इस बात से बहुत निराशा हुई होगी कि मोहन यादव जैसे युवा नेता को मुख्यमंत्री सीधे बना दिया गया है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि शिवराज सिंह चौहान सरकार में जरूर 17-18 साल रहे, लेकिन उसके पहले भी उनका संगठन के अंदर बड़ा योगदान रहा है। वो राष्ट्रीय महासचिव रहे, वो विदिशा से 91 में सांसद बन चुके थे। और आप देखिए जब मध्य प्रदेश में उमा भारती की सरकार प्रचंड बहुमत की दिग्विजय सिंह को हराकर आई थी, उमा भारती मुख्यमंत्री बनी, उमा भारती से केंद्रीय नेतृत्व की अनबन हुई। जब उमा भारती का इस्तीफा हुआ तो बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बनाएगा उमा भारती के कहने पे, लेकिन 6 महीने के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को समझ में आ गया था कि मध्य प्रदेश में अगर लंबे समय तक सत्ता में रहना है और संगठन को मजबूत करना है तो कोई नया मुख्यमंत्री देना होगा। उस समय लालकृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन और अटल बिहारी वाजपेयी तीनों इस बात पर सहमत थे कि बाबूलाल गौर की जगह शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में भेजा जाएगा तो ये लंबे समय तक वहाँ संगठन और सरकार को संभाल सकते हैं और सरकार का एक लोकप्रिय चेहरा बन सकते हैं। मुझे लग रहा है उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया गया, जो पार्टी का एक बड़ा अच्छा निर्णय था। और शिवराज सिंह चौहान ने इसे प्रूव किया कि लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, संगठन में उनकी बड़ी भूमिका रही। लालकृष्ण आडवाणी जी के, अटल जी के, बड़े नेताओं के सबके वो बहुत प्रिय रहे। अमित शाह जी से भी उनकी ट्यूनिंग अच्छी रही, नरेंद्र मोदी से भी रही। लेकिन एक समय आता है कि लगातार मुख्यमंत्री रहने के बाद आपको दूसरी भूमिका पार्टी के लिए देखना पड़ती है। बिल्कुल, मुझे लगा उसी के तहत शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद न दिया गया और उनकी दूसरी भूमिका तैयार की है। उनके लिए क्या भूमिका तैयार की होगी जल्दी ही मालूम पड़ेगा कि केंद्र में वो क्या भूमिका निभाएंगे या संगठन में क्या भूमिका निभाएंगे। लेकिन ये अब तय है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में नहीं रहेंगे, वो दिल्ली आने वाले हैं। आज तो बड़े भावुक हो गए, लगभग उनका आंखों में आंसू थे और महिलाएं तो रो रही थी जब जिनके बीच में वो गए, बहनें अपनी बहनों के बीच में, और बड़ा भावुक पल था वो, आप तस्वीरों में भी उसको देख रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा सामान्य होगा ये आंकलन निकालना कि भाई छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का एरा खत्म हो गया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान आउट हो गए हैं, तो वसुंधरा राजे का तो नंबर कहीं लगता ही नहीं है। लेकिन फिर वही हो तो कुछ भी सकता है। अब सब लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता, तो क्या पता वही नाम आ जाए सामने। हाँ नहीं, कई बार ये होता है कि जब आप ज़्यादा निगेटिव लिस्ट में डालते हैं तो वही पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी में जो भविष्य की राजनीति के लिहाज से नरेंद्र मोदी के निर्णय देखें तो उस आधार पर वसुंधरा राजे तो मुख्यमंत्री बनती नहीं दिखती। और अगर अब वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो यकीन मानिए शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता या पूरी पार्टी, आपने एक शब्द कहा कि इनको बनाया जा सकता है, केंद्रीय भूमिका दी जा सकती है, दी जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कैडर, उनका कार्यकर्ता, उनका समर्थक कह रहा है दी जानी चाहिए। और मैं एक बात कहूं कि शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं का सर्वाइवल आज की राजनीति में बहुत आवश्यक है, भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक राजनीति के लिए आज से बहुत आवश्यक है। और चूंकि शिवराज सिंह चौहान भी उसी पृष्ठभूमि से आए हैं, विद्यार्थी परिषद से उनकी राजनीति शुरू हुई, जेल गए, वो उसी तरह से बहुत कम उम्र में बहुत आगे चले गए। अब मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे का युग वहां से खत्म है। वसुंधरा राजे की उम्र भी 70 वर्ष के आसपास की होती है। मुझे लगता है कि कोई नया चेहरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और नए चेहरों में से बहुत पर हम बात करें। आरती जी, ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, तो ब्रेक के बाद कहानी कुर्सी में फिर हम चर्चा करेंगे राजस्थान की। आपको जयपुर लेकर के चलेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग रिएक्शंस भी आ रहे हैं। एक विधायक ने तो ये भी कहा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा केवल 2 लोगों को मालूम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वयं ईश्वर भगवान, और कोई नहीं जानता कि आज वो कौन सा नाम उस चिट से निकलने वाला है। बात करेंगे राजस्थान की।